हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में फिर से एक पेपर के साथ आपके सामने पेपर है पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2024। इस पेपर में अभी तक हम देख रहे हैं बहुत सारे पेपर हम बहुत सारे सेट से सीक्वेंस इसी पेपर के डिस्कस हो चुके हैं। ग्रामर पूछता है, वोकैब पूछता है, पैरा जंबल सॉल्व करवाता है, तो आप लोगों को ये पता चलता है कि पेपर का पैटर्न या पेपर का लेवल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर ग्रामर पर बेस्ड है। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस, है ना। गिवन ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन चूज करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, है ना, ग्रामेटिकली सही हो, वो ऑप्शन चूज करना है। आई ऑलवेज कैरी फ्यू रुपीज़। देखिए जो वर्ड होता है ना फ्यू, फ्यू काउंटेबल प्लूरल के साथ जाता है। हाँ, रुपीज़ के साथ जा सकता है, लेकिन अकेले फ्यू का मतलब है नेग्लिजिबल, आई मीन नेगेटिव, ऑलमोस्ट नो और नथिंग के जैसा मीनिंग देता है। फ्यू के साथ में इफ़ यू यूज आर्टिकल ए दैट मेक्स इट अ पॉजिटिव मैसेज, एटलीस्ट सम की बात करता है। द फ्यू में स्पेसिफिकेशन होता है, स्पेसिफिक। फ्यू मतलब ना बराबर, अ फ्यू मतलब कुछ नंबर ऑफ आइटम्स, और द फ्यू मतलब खास वाली। तो पहला पॉइंट, रुपीज़ की प्रेजेंस शो करनी है, रुपीज़ अवेलेबल है ये शो करना है। तो फ्यू रुपीज़ तो ये गलत ही होगा ना, ये वाला पॉइंट यहाँ गलत है। फ्यू रुपीज़ नहीं, अ फ्यू रुपीज़ तो हो सकता था। ए ऑप्शन में गलती है, फ्यू रुपीज़ की जगह पर अ फ्यू रुपीज़ करेक्ट होता। सेकंड में देखिए अ फ्यू रुपीज़ तो ठीक है। I always carry a few rupees in my secret pocket to help myself in emergency। emergency में E से starting है, vowel beginning है, तो A नहीं, क्या आना चाहिए, N। वॉवल साउंड नाउन के सामने an में से n आता है, तो इमरजेंसी के सामने एन इमरजेंसी तो हो सकता था, ओ इमरजेंसी नहीं। दैट मेक्स इट अ रॉन्ग सेंटेंस, इसमें भी मिस्टेक हुई। थर्ड में फिर से अ फ्यू रिप्लेस हो गया फ्यू से, और एन इमरजेंसी की जगह पे फिर से अ इमरजेंसी, तो यहाँ पे भी मिस्टेक है और यहाँ पे भी मिस्टेक है ना। तो इसीलिए थर्ड सेंटेंस में दोनों आर्टिकल रॉन्ग हुए, इधर आर्टिकल मिसिंग है, उधर आर्टिकल रॉन्ग है। I always carry a few rupees in my secret pocket to help myself in an emergency। तो हमारा आंसर बनता है फोर्थ ऑप्शन, डी लाइन। राइट, डी लाइन हमारा फर्स्ट करेक्ट लाइन है। ये टॉपिक क्या था, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का टॉपिक था, डिटर्मिनर्स का टॉपिक था। फ्यू जो है वो काउंटेबल प्लूरल नाउन के सामने बैठने वाला एक एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है। बट फ्यू में ए आर्टिकल आने का मतलब पॉजिटिव नंबर को शो करता है। आई मीन जैसे मुझे कहना हो आई हैव फ्यू बुक्स, तो इसका मतलब ये होगा आई डोंट हैव जितना रिक्वायर्ड उतना बुक्स। तो आई हैव अ फ्यू बुक्स का मतलब है कुछ किताबें, सम बुक्स। तो हमें रुपीज़ की नंबर को शो करना है, इसीलिए फ्यू रुपीज़ नहीं, अ फ्यू रुपीज़ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इमरजेंसी का वॉवल बिगिनिंग है, साउंड जो है वॉवल साउंड है, इसीलिए इसको ए नहीं एन इमरजेंसी के साथ रखा जा सकता है, जो कि दोनों ऑप्शंस, दोनों पार्ट्स करेक्ट हैं ऑप्शन डी में। सो आंसर इज फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चले। सेकेंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। अ प्रीफेस, पहली बात तो ये पता हो प्रीफेस क्या है। बुक पर लिखा गया बुक के बारे में कुछ एक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन, इज कॉल्ड प्रीफेस। तो प्रीफेस अबाउट द बुक नहीं होता है, प्रीफेस ऑफ द बुक होता है ना। प्रीफेस ऑफ द बुक, प्रीफेस टू द बुक नहीं, प्रीफेस ऑन द बुक नहीं, प्रीफेस ऑफ द बुक होता है, इज एन इंट्रोडक्शन टू द बुक। राइट, तो ये था हमारा चॉइस ऑफ फ्रेज, करेक्ट फ्रेज चूज करना है। सो अ प्रीफेस ऑफ द बुक इज एन इंट्रोडक्शन टू द बुक। ये थोड़ा सा पता होगा तभी आप लिख पाएंगे, अबाउट नहीं, टू नहीं, ऑन नहीं, ऑफ। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, ऑपोजिट, है ना, ऑपोजिट ढूंढना है अंडरलाइन वर्ड का। देयर इज एन आर्टिफिशियल लेक विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द जू। तो जू के प्रेमिसेस के अंदर एक आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल क्या होता है, जो मैन मेड है ना, जो मैन मेड है आर्टिफिशियल है, तो वो कुदरत ने नहीं दिया, वो इंसान ने बनाया, दैट इज आर्टिफिशियल। तो हमें क्या ढूंढना है, देखिए ऑपोजिट ढूंढना है ना। मैन मेड तो सिमिलर हो गया ना इसका,
अनरियल, जो आर्टिफिशियल होती है ना वो अनरियल थिंग्स होती हैं, वो बनाई गई चीज़ें होती हैं, वो रियल नहीं होती है ना, रियल नहीं है। नॉर्मल तो इसका कहीं से भी कोई रिलेशनशिप दिख नहीं रहा है। अब नॉर्मल नॉर्मल का तो बात ही नहीं हो रही है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, आर्टिफिशियल मतलब नॉट रियल, अनरियल। तो हम इसका ऑपोजिट ढूंढना चाह रहे हैं, तो दैट इज नेचुरल। तो आर्टिफिशियल का ऑपोजिट नेचुरल। क्वेश्चन 4, पैरा जंबल। सेलेक्ट sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in a correct order to form a meaningful and coherent paragraph. पैटर्न क्या है, हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको? हमेशा जो 4 ऑप्शंस अरेंज्ड हैं आपके सामने, A B C E D, C B E A D, ये जो ऑप्शंस है 1 2 3 4 लिखा है ना, ये ऑलरेडी मेड ऑप्शंस, बनाई गई ऑप्शंस, इन्हीं के अकॉर्डिंग सोचना है। अकॉर्डिंग टू दीज 4 ऑप्शंस हमारा ए लाइन फर्स्ट हो सकता है, हमारा सी लाइन फर्स्ट हो सकता है। देखो बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, या तो ए लाइन फर्स्ट होगा या सी लाइन फर्स्ट होगा। तो हमने कितनी पढ़नी है? सिर्फ 2 ही पढ़नी है ना। ए को रीड करते हैं। कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स एट दैट स्टेज। अब जैसे हमने देखा ना एट दैट स्टेज, तो हमें पता चला ये कोई तो स्टेज होगी जो डिस्क्राइब्ड होगी। तो ए ऑप्शन में एक वर्ड ऐसा दिखा जो फॉलोइंग लाइन बना रहा है, इसको लीडिंग लाइन नहीं बना रहा। दैट स्टेज का मतलब कोई तो स्टेज होगी जो पहले डिस्क्रिप्शन में आ चुकी होगी, उसी स्टेज से कंटिन्यूटी हुई है यहाँ पर। तो हमारा ए लाइन गया, यानी कि ऑप्शन ए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन क्रॉस हो गई। समझ गए? फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन गई। अब सेकेंड और थर्ड में आंसर हो सकता है। सी लाइन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका सेकेंड लाइन देखते हैं। सी बी ठीक है कि सी ई ठीक है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेकेंड सी बी आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थर्ड सी ई आ रहा है। तो देखते हैं। सी द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बैरियर लगा दिया गया है ना इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये बोल रही है सी लाइन। अब देखिए इंडिपेंडेंस के बाद, अब इसके बाद अगर हम बी कनेक्ट करते हैं, दस इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ एसेंशियल आइटम्स। जब हम बैरियर लगा रहे तो इम्पोर्ट करने का बात ही नहीं आ सकता ना, इसीलिए ये लाइन इसके बाद सूटेबल नहीं है। ई लाइन क्या कहता है? सी में बोला इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद बैरियर्स लगा दिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड में, व्यापार जो है बाहरी कंट्रीज़ के साथ में बैन लगा दिया उस पर ना। तो अब आप ई लाइन में देखो, दिस वॉज कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, है ना। तो ये ज़रूरी था लगाना, प्रोटेक्ट करना था प्रोड्यूसर्स को बाहर के देशों से, बाहर के कंपटीशन से। तो ये ऑप्शन जा रहा है ना। तो पहला लाइन हमारा बनता है, द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सेकेंड लाइन बनता है हमारा, दिस वॉज कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री, अपने कंट्री के अंदर के प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, बाहरी कंपटीशन से बचाव के लिए, है ना। तो डी लाइन, इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s एंड 60s। तो ये इंडस्ट्रीज बनी यहाँ पर। ए ऑप्शन आएगा इसके बाद में, कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स एट दैट स्टेज, उस समय पर would not have allowed these industries to come up। फिर लास्ट में आएगा बी लाइन, दस इंडिया अलाउड, फिर अलाउ किया गया imports of essential items such as machinery, fertilizers and petroleum etc। तो ये अरेंजमेंट हमारा तैयार हुआ CEDAB। हमें कैसे पता चला? हमने पहले ढूंढा ए और सी में से पहली लाइन कौन होगी, तो मालूम चला ए में तो दैट स्टेज लिखा था, जो किसी की फॉलोइंग स्टेटमेंट हो सकती है, लीडिंग लाइन नहीं हो सकती। तो हम सी के साथ गए, और सी में 2 ऑप्शन थी। एक में बैन लगाने के बाद वो कहेगा, ये थोड़ी बोलेगा अलाउ कर दिया इंपोर्ट, बैन लगाने के बाद तो अलाउ नहीं किया ना, फिर कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से अलाउ किया इंपोर्ट। तो ये बी लाइन कैन नॉट बी द सेकेंड लाइन, तो इसी वजह से बी सेकेंड ऑप्शन क्रॉस और थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। आई होप ये समझ में आ गया हो आप सबको। चलते हैं 79 के बाद 80, क्वेश्चन नंबर 80 पर। फिर से पैरा जंबल है। अब कहते हैं पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। अब ये सेंटेंस है आर गिवन बिलो, उसके टुकड़े आपके सामने रखे गए हैं, जंबल्ड ऑर्डर में अरेंज करना है उन पार्ट्स को और एक सेंटेंस बनाना है। एक ही लाइन बनेगा ये, अब ये पैराग्राफ नहीं है, एक ही सेंटेंस है। अब आपको याद करवाऊँ मैं फिर से,
लाइंस अगर अरेंज की जाती हैं पैराग्राफ बनाने के लिए तो ओपनिंग लाइन ढूंढा जाता है जिसमें उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन या शुरुआत हुई हो। अगर एक सेंटेंस अरेंज किया जाता है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस शफल्ड हो और उसको अरेंज करने बोला जाए तो हमें सब्जेक्टिव पार्ट ढूंढना होता है कि जिसमें सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड हो। देखते हैं अब, है ना। ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस सी डी ए, ये 3 लाइंस तो हमारी फर्स्ट हो सकती हैं, यानी बी नहीं हो सकती और ई नहीं हो सकती। तो बी और ई को क्यों पढ़ेंगे हम, है ना। तो सी डी ए में से कौन हमारा पहला लाइन होगा। ए पढ़ते हैं, हर रेनोवेटेड ऑफिस। अब देखो पहले तो हर कौन है ये नहीं मालूम चला, है ना। हर, अभी तक कोई लेडी का जिक्र नहीं आया तो ए लाइन नहीं बन सकती हमारी फर्स्ट लाइन, ए पार्ट नहीं बन सकता हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इससे बिगिनिंग नहीं हो सकती। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्रॉस हुआ। ठीक है, अब पढ़ते हैं सी लाइन। डी पढ़ लेते हैं पहले क्योंकि आपको दिख ही रहा है सी मैंने मार्क किया आंसर। डी में कहते हैं डिसिप्लिन इन, किस चीज़ का डिसिप्लिन, किसने किया डिसिप्लिन, वैसा कुछ भी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया तो ये लाइन का पार्ट बिगिनिंग नहीं कर सकता, डिसिप्लिन से लाइन की शुरुआत नहीं हो सकती। इस बेसिस पर हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी क्रॉस हुआ क्योंकि सेकंड में भी डी लाइन, डी पार्ट पहला है और थर्ड में भी डी पार्ट पहला है। अभी वी हैव लास्ट ऑप्शन सी ई बी डी ए। अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट लेट्स कंपोज अ लाइन। इस लाइन को कंपोज करते हैं। देखिए सी शीला, अब सबसे पहले तो शीला का जिक्र आया। शीला हैज़ मेड इट अ पॉइंट, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है मेड जो हमारे यहाँ पर गिवन है, मेड इट अ पॉइंट। फिर इसके बाद में बी, टू इंश्योर अटमोस्ट डिसिप्लिन इन हर रेनोवेटेड ऑफिस, है ना। देखिए पहला शीला हैज़ की वजह से मेड आया, मेड इट अ पॉइंट। फिर टू इंश्योर अटमोस्ट डिसिप्लिन, अटमोस्ट के साथ डिसिप्लिन आया, वेयर इन हर रेनोवेटेड ऑफिस। तो हमारा आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पहला पार्ट कौन है। हमने बी नहीं पढ़ा, हमने डी नहीं पढ़ा, सॉरी हमने बी नहीं पढ़ा, हमने ई नहीं पढ़ा। बी और डी किसी, बी और ई किसी भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट है नहीं। बाकी सबको पढ़ के देख के पता चल गया हर रेनोवेटेड ऑफिस में पहले हर कौन है ये तो पता चले, ये लाइन का हिस्सा पहला नहीं हो सकता। और डिसिप्लिन इनसे भी पता चला डिसिप्लिन कौन कर रहा है, किसके साथ किया जा रहा है ये भी हमें नहीं पता, तो ये भी लाइन में फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइन नहीं हो सकता। अकॉर्डिंगली आंसर बनता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन सी ई बी डी ए। चलते हैं इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, फ्लोटिंग एसेट्स। फ्लोटिंग वर्ड का पहले तो पता चले, है ना। और देनदारियां तो हो नहीं सकती, लेनदारियां भी हो नहीं सकती, जायदाद द लेन देन भी नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हो, अगर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पैटर्न समझा आपको, एक तरीका बताया कि आपको अगर ऐसा कभी क्वेश्चन फेस करना पड़ जाए तो आप ना एलिमिनेशन कर दिया करो, देनदारियां, लेनदारियां, जायदाद द लेन देन। यहाँ इस फ्लोटिंग एसेट्स का ये मतलब तो नहीं होता। तो चल असासे इसका मीनिंग है, बाकी सब ऑप्शंस को अगर आप क्रॉस कर देंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये थोड़ा सा इस तरह से ही किया जाएगा आंसर। आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, देखिए आप सबको, नहीं आता होगा तो हम इसको एलिमिनेशन से कर लेंगे, रॉन्ग वाली ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे, कट करते जाएंगे, फिर उसके बाद आंसर मिल जाएगा। एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एरर। एक वो हिस्सा ढूंढना है जिसमें मिस्टेक है। द यूज़ ऑफ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब देखो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, स्टेट जॉब्स में फ्रेजल वर्ब्स या प्रेपोजिशंस बहुत आती हैं। ये 2 टॉपिक मत छोड़िएगा, ये ज़रूर आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स और प्रेपोजिशन। अब यहाँ एरर क्या है फाइंड आउट करना है, फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड सेलेक्ट करना है वो इनकरेक्ट पार्ट, और उसको करेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, रॉन्ग पार्ट ढूंढना, मतलब एरर पार्ट। डिस्पाइट द हेवी रेन द हाइकर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन। कैरी ऑन एक फ्रेज होती है जिसका मीनिंग होता है कंटिन्यू करना, किसी भी काम को शुरू किया उसी को कंटिन्यू करना। कैरी ऑन के बाद नाउन रखा जाता है, कैरी ऑन क्लास, कैरी ऑन मूवी, कैरी ऑन व्हाटएवर। तो टू क्लाइंब नहीं जा सकता, कैरी ऑन क्लाइंबिंग जा सकता है। क्लाइंबिंग कौन होगा, क्लाइंब वर्ब आईएनजी के साथ जब भी आता है तो ये एक वर्ब भी हो सकती है और ये एक नाउन भी हो सकती है। तो फिलहाल तो ये नाउन बना हुआ है, तो क्लाइंबिंग जाएगा इंस्टेड ऑफ टू क्लाइंब। तो मैं फिर बता दूं, कैरी ऑन एक फ्रेज है जिसके बाद हम क्या फिक्स करते हैं, नाउन। तो टू क्लाइंब की जगह क्लाइंबिंग इज विल बी यूज्ड हियर। दिस इज एल, है ना, कैरी ऑन के साथ क्लाइंबिंग।
टू क्लाइंब नहीं। तो जब हमारा ये पार्ट रॉन्ग है तो हमारा आंसर बनता है आर ऑप्शन। तो फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन, जिसका मतलब होता है कंटिन्यू करना। तो कंटिन्यू करना है किसी चीज़ को, किसी एक्शन को, किसी काम को। काम बेशक है लेकिन वो वर्ब नहीं होता है, वो नाउन होता है। तो जेरेंड आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी आ जाएगा। ये एक नेमिंग वर्ड की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो सपोज टीचिंग इज़ माई हॉबी, टीचिंग इज़ नॉट अ वर्ब हेयर, इट्स अ नाउन। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज़ नॉट अ वर्ब हेयर, इट्स अ नाउन, है ना। आई लाइक ड्राइविंग, तो ड्राइविंग इज़ अ नाउन। आई लाइक कुकिंग, तो कुकिंग इज़ अ नाउन। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर एक लाइन की बिगिनिंग में बैठ जाए सब्जेक्ट बनकर, या एक लाइन की वर्ब के बाद आ जाए एज एन ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने में ये आईएनजी वर्ब नहीं कहलाएगा, इट विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड अ नाउन। इसको बोलते हैं जेरेंड। तो ये आईएनजी वर्ब नहीं, यहाँ पर ये नाउन है। तो टू क्लाइंब यहाँ गलत है, क्लाइंबिंग हैज़ टू बी यूज्ड हियर। तो ये था हमारा फिर से एक पेपर जो है हमारा पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2024। इसी सीरीज़ में हम लोग हैं। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक पेपर डिस्कस करेंगे और आपको अपडेट करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे एक और पेपर। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड और जितना हो सके एफर्ट कीजिएगा। इन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।